फाइनली यूनाइटेड नेशन का एसडीजी इंडेक्स 2026 रिलीज हो गया है और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज निधि एंड आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन एसडीजी इंडेक्स 2026। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि ये जो एसडीजी इंडेक्स आया है इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है और एज कम्पेयर टू नॉर्डिक कंट्रीज, रीजनल जो हमारे नेबर कंट्रीज है उससे कंपेयर करें तो इंडिया की क्या पोजीशन है। इसके अलावा कौन से ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जहां पे इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कौन से ऐसे हैं जहां पे इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। इसके अलावा इसका क्या और ऐसे स्टेप्स इंडिया को लेने चाहिए जो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमारे 17 हैं और इनको अचीव करने का जो टारगेट रखा गया है वो है 2030। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी से रिलेटेड ये एक रिपोर्ट है, ये एक इंडेक्स है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 17 गोल्स में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा ओवरऑल। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो रिलीज हुआ है 2026 वाला। कब हुआ? एक हैम्बर्ग एक प्लेस है बेसिकली जर्मनी में, तो हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था हैम्बर्ग में, तो वहां पे ये जो इंडेक्स है वो रिलीज हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या कि इंडिया की जो रैंक है ना वो हाईएस्ट एवर रैंकिंग बोली जा रही है। इंडिया जो है 167 कंट्रीज में से 94th पोजीशन पे पहुंच गया है, यानी कि टोटल कंट्रीज जो थे वो 167, यानी 167 कंट्रीज में से जो इंडिया की पोजीशन है वो है 94th। ओके, इसके अलावा ये हाईएस्ट एवर रैंकिंग क्यों कही जा रही है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2015 की, तो जो इंडिया की रैंक थी 2015 में दैट वाज 112, यानी कि 112। ठीक है, उसके बाद 2024 में इंडिया की रैंक थी 109 एंड 2025 में इंडिया की रैंक थी 99 और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं 2026 में इंडिया की रैंक क्या हो गई है 94। कहने का मतलब है कि लास्ट 11 इयर्स में इंडिया जो है वो कितना पॉइंट ऊपर गया है, 18 का पॉजिटिव, यानी कि 18 प्लस पॉइंट्स में आगे इसने इंप्रूव किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हिस्टोरिक कहा जा रहा है, हाईएस्ट एवर रैंकिंग कहा जा रहा है। बट वही कि अगर इंडिया इसी पेस से चलता रहा तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है, अचीव करना है, उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही हम कर पाएंगे। यानी कि 2030 तक जो हमारा टारगेट है उस टारगेट का 1/3 पार्ट यानी 1/3 हिस्सा ही हम कवर कर पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अचीव तो हम कर रहे हैं बट हमारी स्पीड क्या है, स्लो है, यानी हमें और भी बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो इसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ पे इतना ही दे रखा था, फिर आगे पढ़ते हैं कि इंडिया की जो मतलब पोजीशन है वो रिगार्डिंग द नॉर्डिक कंट्रीज, रिगार्डिंग द जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, अब इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्टीडी है, यानी कि स्टीडी मतलब स्लो प्रोसेस है, स्लो स्लो बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बट स्टिल हम बहुत सारे साउथ एशियन नेबर्स से, जो छोटे छोटे देश है ना, छोटे छोटे कंट्रीज है, उनसे अभी हम काफ़ी पीछे हैं। आप जैसे देखोगे, आप कोई भी किसी भी तरीके का इंडेक्स उठा के देख लो, जब भी रिलीज होता है तो उसमें जो टॉप कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं वो हमेशा फिनलैंड, स्वीडन और आपका डेनमार्क, यही 3 मिलेंगे आपको। ठीक है, बेसिकली ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज हैं, बट ये नॉर्डिक ग्रुप का पार्ट है, यानी कि जिन कंट्रीज को हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं उसका ये पार्ट है। इसीलिए आप देखना हमेशा जितने भी इंडेक्स रिलीज होते हैं सब में ये 3 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बार भी क्या हुआ है, फिनलैंड का पोजीशन 1 है, स्वीडन सेकंड नंबर पे है और डेनमार्क थर्ड नंबर पे है, यानी कि ये टॉप 3 कंट्रीज हैं इस इंडेक्स के। इसके अलावा हमारे रीजनल नेबर कंट्रीज की बात कर लेते हैं। इंडिया अच्छा इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे साउथ और ईस्ट एशिया कंट्रीज से हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी काफ़ी देशों से बहुत पीछे है। जैसे कि हम भूटान से पीछे हैं, हम मालदीव से पीछे हैं, ठीक है, इवन हम नेपाल से पीछे हैं, श्रीलंका से पीछे हैं, बस एक कंट्री है जिससे हम आगे हैं वो है पाकिस्तान। बट स्टिल हमको अपनी परफॉर्मेंस को
ऐसे कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं करना है जो ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत में है। हमें अगर कंपैरिजन करना है तो हमें अपने से बेटर कंट्रीज के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी दिशा में हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक अचीव कर पाएं, जो हमारे टारगेट्स हमने रखे हैं उसको हम अचीव कर पाएं। तो ये था इंडिया का पोजीशन रिगार्डिंग द रीजनल कंट्रीज, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कुछ जब इंडेक्स आया है, कुछ हमने बेटर परफॉर्म किया है, तो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनमें हमने बेटर परफॉर्म किया है वो है 7 एंड 9। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। उसमें से हमने 7 में और 9 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 7 क्या कहता है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अभी आप देख रहे होंगे कि जो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का, उसकी दिशा में अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। और ये इंडेक्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि इंडिया अभी उस चीज़ में बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी हमें मिलती है, जैसे कि सन हो गया, विंड हो गई, ठीक है। ये जो सोर्सेज हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, इनसे निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ अफोर्डेबल की, बात कर लेते हैं। अफोर्डेबल का मतलब पहले आप देखो कि एक टाइम हुआ करता था कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता था। तो अभी क्या है, धीरे धीरे उन एरियाज को भी क्या किया है, हमने कवर किया है, और जो रिमोट एरियाज हैं वहां तक भी हमने अपनी पहुंच बढ़ाई है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उस कैपेसिटी को भी हमने इम्प्रूव किया है। कहीं ना कहीं हमने 2015 के कंपेयर में अभी हम बहुत आगे तक पहुंच गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है SDG 9। SDG 9 यानी ट्रिपल आई का मतलब होता है इनोवेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है। और आपको थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर साल ये यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। जैसे आप देखोगे कि अभी जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है या जो इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इनोवेशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत बेटर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हो रहे हैं इन द नेशंस डिजिटल फ्रेमवर्क एज डिजिटल इंडिया ऑब्जेक्टिव, अंडर द डिजिटल इंडिया ऑब्जेक्टिव। बेसिकली जो हमारा डिजिटल इंडिया जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से सरकार क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ओके, अब अच्छे वाले हो गए तो कुछ तो नेगेटिव होगा, कुछ तो चैलेंज होगा, ठीक है। अब चैलेंज में हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं लाइक 2, 3, 13 एंड 16। 2 और 3 एक दूसरे से ना कोरिलेटेड है। अगर आप 2 अच्छा कर लोगे तो 3 अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या कहता है कि जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो 37.9% थी 2015 में, और 2026 में क्या हुई है 29.3%, यानी कि ऑन एन एवरेज 8% का पॉजिटिव साइड में रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। अब ये चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है? बेसिकली चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट का कम रह जाना, ठीक है। हाइट का कम रह जाना एज कम्पेयर टू एज। मान लीजिए बच्चा 5 साल का है और उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, या हाइट एज के हिसाब से उसकी हाइट ही नहीं है, तो उसे कहेंगे चाइल्ड स्टंटिंग। तो अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो 3 बच्चों में से एक बच्चा इस प्रॉब्लम से परेशान है, यानी कि चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो वेट है, यानी कि वजन जो है वो हाइट के अनुपात में नहीं है, यानी कि हाइट के लंबाई के अनुपात में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस की बात करूं तो 19% है ये। 2026 में जो 19% का ये जो है ना पॉइंट, ये सबसे हाईएस्ट है ग्लोबली। सबसे ज्यादा बच्चे अगर देखा जाए चाइल्ड वेस्टिंग से ग्रसित हैं तो वो इंडिया में है, भारत में है, ठीक है। और ये किसने कहा है? फाओ ने कहा है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। उसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि इंडिया में ना 2 तरीके के अंडर न्यूट्रिशन में आते हैं लोग। एक तो खाते पीते और एक जिनको सच में खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। खाते पीते लोग खाते हैं फास्ट फूड, तो उसमें भी न्यूट्रिशन नाम का कुछ होता नहीं है। आपने सुना होगा बैलेंस डाइट, जिसमें आपके कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ रहता है, ठीक है। बट अंडर न्यूट्रिशन का मतलब आपकी जो थाली है उसमें प्रॉपर खाना उतना बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो 10% था ये 2018 में, ओके, 10.5% था
2018 में, जो कि बढ़ के 2023 में 12% हो गया है। तो आप समझ रहे हो कि ये सिचुएशन कितनी अलार्मिंग होती जा रही है। एक तरफ सच में खाना नहीं है और एक तरफ खाना है तो ढंग का खाना नहीं है, यानी कि बैलेंस्ड फूड नहीं है। ओके, अडल्ट ओबेसिटी। अगर मैं अडल्ट ओबेसिटी की बात करूं तो इंडिया में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि मोटापा। मोटापे की अगर हम बात करें तो इसके जो नेगेटिव ट्रेंड है वो इमर्ज हो रहा है। एक टाइम पहले 4.91% हुआ करता था, अभी वो 7.27% हो गया है। और देखिए जैसे जैसे ये अडल्ट ओबेसिटी बढ़ेगी तो इससे होने वाली बीमारी जैसे कि डायबिटीज हो गया और थायराइड वगैरह हो गया, ये बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये जो हमारा इंडिया का हेल्थ बर्डन बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि इसको कम करने के लिए पॉलिसीज लाएंगे, पैसा ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हेल्थ बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा है नेक्स्ट SDG 3, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आपका SDG 2 अच्छा है तो आपका SDG 3 भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देखोगे एयर पॉल्यूशन से होने वाली डेथ में इजाफा हुआ है, यानी कि उनमें वृद्धि हुई है, उनमें इंक्रीजमेंट हुआ है। मॉर्टेलिटी रेट लिंक टू एयर पॉल्यूशन रोज फ्रॉम 131.72 टू 132 पर लाख, यानी कि 2019 और 2023 के बीच की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख लोगों पर, मतलब हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं वो पर 1 लाख पीपल बात करते हैं, तो 1 लाख लोगों पर अभी 132 लोग जो हैं वो एयर पोल्यूशन से होने वाली डेथ से शिकार है। ठीक है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दो तरीके के डिसीज होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब फैलने वाला, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो फैलता नहीं है, जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गई, ये वो बीमारियां हैं जो फैलती नहीं है। हार्ट डिसीज हो गए, अभी आप देखोगे कि आपको जहां देखो वहां देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं ये वाला बंदा इतना यंग एज में इसको हार्ट अटैक आया। तो ये कुछ हार्ट के जो इश्यूज हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, इससे होने वाली डेथ जो है वो 22.6% से बढ़ के 23.6% हो गई है। ठीक है, पूरा 1% का इजाफा हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। ओके, हाफ ऑफ द 14 हेल्थ इंडिकेटर्स इन दिस कैटेगरी हैव वर्सन्ड। कहने का मतलब है कि 14 जो इंडिकेटर है ना, हेल्थ इंडिकेटर्स, उसमें से आधे से ज्यादा इंडिकेटर तो इसी तरीके से खराब हो चुके हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। ओके, इसके अलावा आगे बात करते हैं। हाँ, फिर हमारा नेक्स्ट है SDG 3। SDG 3 यानी कि क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन तो ऑब्वियस ही बात है कि आप देख रहे हो किस तरीके से हीट वेव्स और पोल्यूशन ये सब बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शन पे भी असर पड़ रहा है। हमारा जो SDG 3 है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है उस पर भी। जैसे कि जो कार्बन एमिशन है, कहने का मतलब है कि जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन पहले होता था 1.69 टन से बढ़ के 2.21 टन हो गया है, यानी कि 2015 के कंपैरिजन में ये भी बढ़ गया है। ठीक है, कार्बन एमिशन का मतलब होता है कि जैसे कि मैं और आप लोग कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एनर्जी डिपेंडेंस, हमारी एनर्जी डिपेंडेंस स्टिल हम लोगों का 500 गीगावाट का जो टारगेट है, बट फिर भी हमारे अप्रोक्स 80% जो फ्यूल डिमांड है, जो हमारी एनर्जी डिमांड है, वो हमारी कहाँ से हो रही है, फॉसिल फ्यूल एमिशन से हो रही है, यानी फॉसिल फ्यूल से ही हो रही है। अभी भी स्टिल हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंड हैं। ओके, उसके बाद SDG 16। SDG 16 बात करता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, यानी कि इंडिया एज अ इंस्टीट्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इंडिया में कितना करप्शन कम हुआ है, इन सब के बारे में बात करता है हमारा SDG 16। ओके, अगर आपने सुना होगा कि प्रेस फ्रीडम करके एक इंडेक्स आता है, तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस होती है इसमें हमेशा ही पुअर होती है। तो इस रिसेंटली अभी जो आया है उसमें 2015 के कंपेयर में 27 पॉइंट्स हम और नीचे चले गए, यानी कि और पुअर परफॉर्मेंस हमारा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा करप्शन इंडेक्स, एक होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया की रिसेंटली इसमें क्या रैंकिंग आई हुई। ठीक है, तो इंडिया जो है इसमें भी काफी इंडिया के लिए चैलेंज है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है। तो ये कुछ ऐसे मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जहां पे इंडिया बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं कि परफॉर्मेंस तो पुअर हो गई, बट स्टिल अभी इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, इनको कब लाया गया था। तो बेसिकली आपने अंगा के बारे में पढ़ा होगा। अंगा मतलब यूनाइटेड
नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, ये भी एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। आपने अंगा के बारे में जब पढ़ा होगा तो बेसिकली क्या हुआ था 2015 यानी सितंबर 2015 में एक मीटिंग होती है। सितंबर 2015 में अंगा की मीटिंग होती है जहां पे इन्होंने द एजेंडा 2030 ऐसे करके ये एक एजेंडा था उसको क्या किया, इनकलकेट किया यानी उसको अडॉप्ट किया। और इसमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स डिफाइन किए जिसके अंदर 169 टारगेट्स इन्होंने रखे हुए थे, ठीक है, यानी कि 17 गोल्स हो गए और इन 17 गोल्स के अंदर 169 टारगेट्स हैं। और वो टारगेट्स क्या हैं, आपका हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, एनर्जी और पीस, ऐसे करके 169 टारगेट्स इसमें रखे हुए हैं जिनको 17 गोल्स में डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा हो गया इसके बारे में। बट अभी हमने चैलेंजेस पढ़े, ठीक है, 4 अलग अलग एसडीजी गोल्स के बारे में हमने पढ़ा जहाँ पे चैलेंजेस हैं, जहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। अब उस पुअर परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग न्यूज़ आके सामने आती है। तो इसको अगर हमें इंटरवीन करना है, इसको अगर हमें समझना है तो इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि पहला है न्यूट्रिशन मिशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अभी आपने एसडीजी 2 एंड 3 के बारे में पढ़ा, अगर आप हंगर को कंट्रोल कर लोगे, अगर आपने हंगर को कंट्रोल कर लिया तो आप एसडीजी 3 को खुद ब खुद इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पीएम पोषण स्कीम है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है पीएम पोषण। बेसिकली ये पहले मिड डे मील हुआ करता था। मिड डे मील आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो प्राइमरी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को जो लंच दिया जाता है तो उसको कहते हैं मिड डे मील, ठीक है। अब उसका नाम बदल के क्या हो गया, पीएम पोषण स्कीम। तो हमें पीएम पोषण स्कीम को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में, चाइल्ड वेस्टिंग के बारे में। तो अगर हमने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया उनके मतलब स्कूल लेवल पे ही अगर हम ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे तो आगे चल के हम एक बेटर फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आंगनवाड़ी नेटवर्क, आंगनवाड़ी के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, ये भी ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। तो कहने का मतलब है इंडिया को अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, वहां से उसको अपनी सिचुएशन को अच्छा करना पड़ेगा, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट गोल्स को एक्सेलरेट करना। जैसे कि हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का, बट उसको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या उसको अचीव करने के लिए हम प्रॉपर सोलर पैनल सेट करवा रहे हैं, क्या हम प्रॉपर सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को। अभी भी आप देखो कि आपके आसपास कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो कोई भी स्कीम है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्लाइमेट गोल्स को एक्सेलरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम 2030 के जो टारगेट्स हैं 500 गीगावाट का जो मैंने आपको बताया, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अचीव करना, ये हमारा जो टारगेट है इसको अचीव करना। और 2070 तक हमारा एक टारगेट है नेट जीरो एमिशन गोल, यानी कि हम जो कार्बन एमिशन है उसको नेट जीरो तक लेके आ सकें। ये जो 2070 तक का हमारा गोल है इसको अचीव करने के लिए हमें क्लाइमेट गोल्स को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने नेक्स्ट देखा था कि हम गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में भी हमारा जो इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब है। तो इसके लिए हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि मीडिया की फ्रीडम पे ध्यान देना पड़ेगा, एंटी करप्शन लॉ को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो रिपोर्ट है वो बेटर हो सके, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेवल मॉनिटरिंग, यानी कि अगर आपको, जैसे मैंने उसमें भी बताया कि न्यूट्रिशन देना है तो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा, तो वैसे ही अगर आपको अचीवमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स को जो है अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये तो हो गई ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, यानी कि उसके बाद नीति आयोग भी आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक इंडेक्स निकालता है, तो वो स्टेट्स के लिए होता है। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लोकल गवर्नमेंट तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसको लोकल गवर्नमेंट तक लेके जाना पड़ेगा, हमें वहां पे भी इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए स्टेट लेवल मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें जहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडाइसिस को एट द स्टेट लेवल, ओके, और इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके अलावा डेटा सिस्टम, कहने का मतलब है कि जो भी, जैसे मैंने बताया नीति आयोग क्या है, एक नोडल एजेंसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
तो नीति आयोग क्या करे, जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करे, देन उसको एनालिसिस करे कि और हम क्या अच्छा कर सकते हैं और हम कहाँ पे अटक रहे हैं जिसको हम और बेटर कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये सारे स्टेप्स इंडिया ढंग अच्छे से इसको लेता है, इनिशिएशन लेता है, तो शायद हमारी जो पोजीशन है वो इस इंडेक्स में और भी बेटर हो सकती है। अभी जो हमारा 1/3 अचीव करने का टारगेट है, शायद हो सकता है हम 100% ना कर पाएँ, बट हो सकता है कि हम 80% तक पहुँच जाएँ, हो सकता है हम 90% तक पहुँच जाएँ। तो कहीं न कहीं इस चैलेंज को टैकल करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले हम अपने वो जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस वाले हैं उस पे पहले काम करें, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक के साथ।